गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। उसी में हम सब टॉपिक आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये केन्स की थ्योरी है। प्रोफेसर केन्स जो कि जिन्होंने ये कहा था कि जो प्रोडक्शन है या जो इक्विलिब्रियम लेवल है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जहाँ मीट करते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ समझना है, क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो हमेशा ये कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। उनका ये कहना था, यानी कि जो भी प्रोड्यूस होगा वो बिक जाएगा। लेकिन जब आर्थिक मंदी आई, इकोनॉमिक डिप्रेशन यूरोप में आया, तो ये थ्योरी जो थी क्लासिकल थ्योरी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये फेल हो गई थी कि जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो बिक जाएगा। ऐसा नहीं है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि गवर्नमेंट को कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। लेकिन केन्स ने ये सुझाव दिया डिप्रेशन में कि किस तरह से गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए और रिकवरी में अपना रोल प्ले करना चाहिए, इकोनॉमी की रिकवरी में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ईजी हो जाता है डायग्राम के थ्रू इसको समझना। तो डायग्राम में हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को मेंशन करना है, और एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीन जो फैक्टर्स हैं जो सिनोनिम्स माने जा सकते हैं। एक तरह से ट्रिपल आइडेंटिटी कही जा सकती है ये इकोनॉमिक्स में, कि जितना आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, काम लोगों को दोगे, उतना ही ज़्यादा आप प्रोडक्शन क्रिएट कर सकोगे। प्रोडक्शन होगा तो उसको सेल करोगे तो इनकम होगी। तो ये एक तरह से सिनोनिम्स हैं, हम इस इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वही एग्रीगेट सप्लाई कर्व दिखाना है जो 45 डिग्री एंगल कर्व होगा। तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ गया हमारा, और एग्रीगेट डिमांड कर्व जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा और वाई एक्सिस से शुरू होगा। वाई एक्सिस से शुरू होने का रीजन कि ऑटोनोमस जो कंजप्शन है उसकी वजह से ये वाई एक्सिस से शुरू होता है। तो अब ये हमारा यहाँ पर हम देखें कि ये दोनों कर्व आपस में जो जहाँ कट कर गए हैं, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, और ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। तो ये तो प्रीवियस टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक जो वर्ड है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हम कब कहेंगे? कि जब एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं और काबिल हैं काम करने के, और उनको काम मिल जाए, तो वो सिचुएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट की। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में एक ऐसा लेवल है आउटपुट का जो स्टेबिलिटी भी है वहाँ, और वहाँ पर सभी लोग जो काम करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं और एलिजिबल भी हैं, कैपेबल भी हैं, उनको अगर काम मिल जाए तो वो सिचुएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट की। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर सपोज यहाँ मैं इसको एफ लिख दूँ तो ये एफ दिखाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो इसको हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग, जितने भी लोग काम करना चाह रहे थे, उनको काम मिल जाए। तो अगर ये वो लेवल है तो ये हम कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है। और इसके ऑपोजिट हमने लिखा कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट में हम ये इस तरह से इसको समझा सकते हैं कि सपोज एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो इससे कम रह जाए। ये AD1 मैंने यहाँ मार्क कर दिया। तो AD1 ने इस सप्लाई कर्व को E पॉइंट पर कट किया, E1 पर इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर E1 पर जो नया इक्विलिब्रियम हमें दिख रहा है YE1, तो ये वो है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। यहाँ स्टेबिलिटी तो है कि एग्रीगेट डिमांड ने एग्रीगेट सप्लाई को कट कर दिया है, स्टेबिलिटी है, लेकिन अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट है कि यहाँ इतने लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, इनको काम नहीं मिला। तो अगर एग्रीगेट, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स लेस देन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन इट विल बी नोन एज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट
अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अगर दूसरा जो पॉइंट हम कह सकते हैं तो वो ये है, इफ एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो वो होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये है टॉपिक कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट जो हमने ये डिस्कस किया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एग्रीगेट डिमांड अगर कम रह जाए एग्रीगेट सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल की, सपोज हम सभी रिसोर्सेज लगाकर सभी लोगों को काम देकर इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है वो AD1 रह जाती है और वो एग्रीगेट सप्लाई को E1 पर कट कर देती है, तो उसका मतलब स्टेबिलिटी यहाँ आई इकोनॉमी में। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसी वजह से हम अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इसको कहा जाएगा। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड ADF है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सप्लाई है, जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं सभी रिसोर्सेज को काम देकर, तो वो इस पॉइंट पर कट करती है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आई होप ये आपको छोटा सा टॉपिक एक समझ में आया होगा। इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे, आगे के टॉपिक में डिस्कशन में जारी रखेंगे इसको। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को बताएं ताकि मैं आपको और क्लैरिफाई कर सकूँ। थैंक यू।